आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित गांव के बच्चों की शिक्षा शीर्षक पाठ के प्रश्न संख्या 9 से लेकर शेष बचे सभी प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। इसके पहले के एक वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक के प्रश्नों को बनाने का प्रयास किया गया था। आशा है वो वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। खैर, आइए तो अब इस वीडियो में हम लोग आगे की ओर चलें और देखें इस पाठ के जो 9वें नंबर के प्रश्न हैं उसमें आपसे पूछा जा रहा है प्राथमिक शिक्षा को अधिक कारगर बनाने के लिए लेखक ने कौन से 2 क्षेत्र सुझाए हैं। तो इसके जवाब में लिखेंगे प्राथमिक शिक्षा का कमोबेश पूरे देश में एक जैसी स्थिति है जो बिल्कुल भी संतोषप्रद नहीं है। सरकारी और प्रशासनिक स्तर पर प्राथमिक शिक्षा और प्राइमरी शिक्षकों की उपेक्षा तथा शिक्षकों में समुचित प्रशिक्षण का अभाव आदि इसके प्रमुख कारण हैं। परिणामतः प्राथमिक विद्यालयों में अक्सर ऐसी परिस्थितियां बनती रहती हैं जिसके कारण बच्चे बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। लेखक की माने तो अल्प वेतनभोगी शिक्षक कभी भी मनोयोग से बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। उन्हें उचित वेतनादि दिया जाना चाहिए, मतलब शिक्षकों के प्रति उदासीनता के भाव का परित्याग कर उनको सम्मान दिया जाना जरूरी है। साथ ही प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना भी आवश्यक है ताकि वहाँ अध्ययन और अध्यापन के लिए उचित वातावरण का निर्माण हो सके। साथ ही बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर कुछ आकर्षक कार्यक्रम भी बनाए जाएं। शिक्षा में कथित सुधार के नाम पर आयोजित सेमिनार आदि में भारी भरकम राशि के व्यय को लेखक अनुपयुक्त मानते हैं। वे शिक्षाविदों की कमेटी के कंसल्टेंसी फीस के खर्च को भी आवश्यक नहीं मानते। लेखक की राय में बिना किसी आडंबर के इन पैसों का उपयोग शिक्षा और शिक्षकों की बेहतरी के लिए खर्च किया जाना चाहिए। क्लियर? अब इसके अगले सवाल है कि नौकरशाही ने प्राथमिक शिक्षा को किस प्रकार नुकसान पहुंचाया है। तो इसके जवाब में लिखेंगे प्राथमिक शिक्षा का अगर किसी ने सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है तो उसमें नौकरशाहों की मानसिकता का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। कारण इसके लिए जवाबदेह उच्चाधिकारी अपनी ताकत को कम होते कभी नहीं देखना चाहते। वे अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए बड़ी बड़ी कमेटियों और कमीशनों के सुझाव तक को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। इस तरह शिक्षा की विफलताओं पर गहराई से विचार करने पर देखते हैं कि नौकरशाही ही इसके विकास में सबसे बड़ी बाधक है, जबकि इसका ठिकरा बेचारे निरीह शिक्षकों पर फोड़े जाते हैं। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं कि प्राथमिक शिक्षा की असफलता का दोष किन्हें दिया जाता है। तो इसके जवाब में लिखेंगे प्राथमिक शिक्षा की असफलता का दोष पिछले कई दशकों से प्रायः प्राइमरी विद्यालय के शिक्षकों को ही दिया जाता है, जो वास्तविकता के बिल्कुल भी निकट नहीं है। कतिपय लोगों और अधिकारियों की गलत नीति और नियति इसके लिए अधिक जवाबदेह प्रतीत होते हैं। क्लियर? अब इसके अगले सवाल है कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी धन के आगमन की अंतिम परिणति महिलाओं पर हिंसा के रूप में होनी है। कैसे? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे आर्थिक उदारीकरण के कारण आज प्रचुर मात्रा में विदेशी धन देश में आ रहे हैं। इससे अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। एक आंकड़े के मुताबिक विदेशों से आ रहे धन का केवल 30% भाग ही प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए खर्च हो पाते हैं, जबकि शेष पैसे कई प्रकार से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं। मतलब इसके अधिकांश पैसों के हिस्से से भ्रष्टाचार को जन्म दिया जा रहा है, जबकि इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर आसानी से महिलाएं शिकार होती हैं। अतः इस तरह कहा जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी धन के आगमन की अंतिम परिणति महिलाओं पर हिंसा के रूप में होनी है। क्लियर? अब इसके अगले सवाल है कि लेखक के प्राथमिक शाला के शिक्षकों से संबंधित विचार संक्षेप में लिखें। तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए लेखक ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। वे पहले
प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था को नज़दीक से देखने समझने को आवश्यक मानते हैं। उनकी माने तो प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए जरूरी है कि शिक्षकों के हितों और उनके अधिकारों पर ध्यान दिया जाए, उनकी सामूहिक समस्याओं का समुचित समाधान हो तथा स्थानीय स्तर पर स्वतंत्र रूप से आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार भी उन्हें दिया जाना चाहिए। इस तरह लेखक ने प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के समस्याओं के समाधान का सुझाव दिया है। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं, साधना बहन के हरित क्रांति के संबंध में क्या विचार हैं? तो इसके जवाब में लिखेंगे, साधना बहन ने हरित क्रांति के नाम पर खेतों में या खेती में परिवर्तन से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। उसने अपने एक लेख में हरित क्रांति द्वारा प्रोत्साहित सोयाबीन की खेती के दुष्प्रभावों पर टिप्पणी की है। 60 के दशक में शुरू हुई सोयाबीन की खेती के कारण गांव में आर्थिक विषमताएं बढ़ी हैं। एक ओर जहां अमीर और अमीर होते चले गए, वहीं गरीब दिनानुदिन आर्थिक विपन्नता के बोझ के नीचे दबते चले गए। नकदी फसलों का प्रलोभन देकर उन फसलों को प्रोत्साहित किया गया जो हमारी जलवायु और यहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। इसकी वजह से यहाँ की ज़मीन की उर्वरा शक्ति का नाश हुआ है। मतलब पर्यावरण सुरक्षा और प्रकृति संरक्षण सहित समाज में समता के मूल्यों को स्थापित करके ही हम आगे बढ़ सकेंगे, अन्यथा विनाश हम सबको बर्बाद कर देगी। अतः हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्लियर? अब इसके आगे जो प्रश्न है उसमें आपसे कहा जा रहा है कि यदि हम पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण और समाज में समता के मूल्यों को स्थापित करने की बात नहीं करेंगे तो शिक्षा इस विनाश को और तेजी से फैलाएंगी। लेखक के इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट करें। आखिर शिक्षा इस विनाश को कैसे तेजी से फैलाएगी? तो इसके जवाब में लिखेंगे, वर्तमान शिक्षा प्रणाली से लेखक अत्यंत क्षुब्ध हैं। कारण अभी की शिक्षा नीति लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा व प्रकृति के संरक्षण तथा समाज में समता के मूल्यों की स्थापना के प्रति बिल्कुल भी सचेत नहीं करती है, जिसके कारण युवा पीढ़ी आज केवल बड़ी बड़ी योजनाओं और उपलब्धियों पर चर्चा तो करते हैं, लेकिन देश या राष्ट्र के विकास के लिए जरूरी पर्यावरण की सुरक्षा, प्रकृति के संरक्षण व सामाजिक समता के मूल्यों के जैसे महत्वपूर्ण कारकों की उपेक्षा करते हैं। अतः शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन लाए बिना स्वस्थ और समृद्ध देश का निर्माण नहीं कर सकते हैं। क्लियर? अब इसके अगले सवाल है कि गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा क्या थी? तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है कि गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा आज भी प्रासंगिक है। वे इसके माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को और भी उन्नत बनाना चाहते थे। उनकी बुनियादी शिक्षा वास्तव में ग्राम स्वराज पर आधारित एक कारगर रूपरेखा थी। गांवों को स्वायत्तता देना और ग्रामीणों को सम्मानपूर्वक जीने का हौसला देना इसका उद्देश्य था। इसमें पारंपरिक उद्योगों और गांव की प्रकृति के साथ शिक्षा को आपस में जोड़कर सार्थक बनाया जा सकता है। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा आज भी हमें प्रेरणा और काम करने की परिधि दे सकती है। क्लियर? तो ये थे बिहार बोर्ड के 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित गांव के बच्चों की शिक्षा शीर्षक पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न और उनके संभावित उत्तर। आशा है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, ये आपको पसंद भी आया होगा। या पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहे हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।